जो आपका सहायक आचार्य 1 to 5 का जो इंटरमीडिएट लेवल का जो परीक्षा हुआ है उसी का जो है आंसर की को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। आंसर की को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं और ये टॉपिक वाइज जो मैं यहाँ पे वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो पाए चीजों का कि कैसे क्वेश्चंस जो है आपके बने हैं सब्जेक्ट में। तो पेपर थर्ड का यहाँ पे मैं जो है फिजिक्स का इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो आपका 18 क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड में वाले शिफ्ट में, यानी थर्ड में का जो एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स के 18 क्वेश्चन आए थे। तो इस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस 18 क्वेश्चंस का कि किस किस टॉपिक से पूछे गए थे और सबसे बड़ी चीज है कि लेवल क्या रही है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए, बिकॉज इसमें मैं डिटेल एनालाइज करने वाला हूं और आपको भी लेवल पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जाम जो आपकी होनी है उसमें आपको किस तरह की नीड होगी प्रिपरेशन की। क्योंकि 1 to 5 में अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो सोच सकते हैं 6 to 8 में कैसा रहेगा। तो जरूर वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10 raised to the power -c कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। यानी 9 सेंटीमीटर दूर स्थित 4 into 10 to the power -7 कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर क्षमता की गणना करें। यानी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे गिवन जो आपका वैल्यू है Q दिया हुआ है, यानी आवेश यानी चार्ज का वैल्यू गिवन है आपका 4 into 10 raised to the power -7 कूलम। ये आपका वैल्यू गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल, इसकी क्षमता निकालनी है, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R होता है। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वो होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा। आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है 9 into 10 to the power 9 आ जाएगा। वहीं Q यानी चार्ज का वैल्यू गिवन है 4 into 10 raised to the power -7 और R यानी आपका जो है डिस्टेंस जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख पाएंगे 0.09 मीटर। कन्वर्ट करने के बाद तो 0.09 करेंगे और जब इसको कैलकुलेट फर्दर करेंगे तो रिजल्ट वी विल गेट 4 into 10 to the power 4 वोल्ट। यानी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका 12th लेवल का 11th लेवल का फिजिक्स जो है पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय धारावाही चालक के चारों ओर का वह स्थान जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर अगेन एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है दोस्तों, पूछ लिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव शक्ति 20 एम्पियर है तो द्विध्रुव की चुंबकीय क्षण ज्ञात करें। यानी a magnetic dipole of length 10 centimeter has pole strength of 20 एम्पियर, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल। यानी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। इसका फॉर्मूला होता है आपका पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होता है। पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल n से दिखाएं और जो है लेंथ को L से डिनोट किए। तो जस्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे गिवन है आपका लेंथ गिवन है और यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी गिवन है। पोल स्ट्रेंथ आपका 20 जो है एम्पियर है और वहीं अगर बात करें लेंथ की तो 10 सेंटीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लूप में चुंबकीय प्रवाह का परिणाम बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो मूल चुंबकीय क्षेत्र में डैश दिशा होती है। यानी यहाँ क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन द लूप देन द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन द ब्लैंक डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। तो ये आपका 11th का फिजिक्स का चैप्टर है दोस्तों, से पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करेगी। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगेन एक जो है न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है,
ट्रांसफार्मर से रिलेटेड देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर हैज एन इफिशियंसी ऑफ 60% एंड वर्क एट 5 किलोवाट इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 150 वोल्ट देन व्हाट इज द सेकेंडरी करंट। हमें सेकेंडरी करंट पूछ लिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। के लिए आपको इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना होगा। इफिशियंसी बराबर पावर ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर ऑफ इनपुट इनटू 100%। इसमें जो है वैल्यू को पुट करेंगे और यहां से जो है हमें क्या मिलेगी देख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपका इफिशियंसी जो है 60% यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे 60% को लिख सकते हैं 60/100 और पावर आउटपुट हमें फाइंड करना है तो P0 से इसको दिखाए हैं और PI यानी पावर इनपुट का वैल्यू यहाँ पे गिवन ही है आपका जो कि है 5 किलोवाट गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर जो है आउटपुट का वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 किलोवाट यहाँ पे पावर आउटपुट का वैल्यू मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया था कि यहाँ पे पावर आउटपुट फाइंड करने के लिए हमें वैल्यू तो मिल गया 3 किलोवाट है, हमें फाइंड करना था क्या, हमें फाइंड करना था सेकेंडरी करंट। तो सेकेंडरी करंट का जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे I इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय V लगा सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है सेकेंडरी जो है धारा यानी सेकेंडरी करंट को जो है फाइंड किया जा सकता है इस फॉर्मूले से। यानी जो है आउटपुट यहाँ पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको क्या करना है, वोल्टेज कर देना है। तो इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 3 किलोवाट है यानी पावर आउटपुट का वैल्यू, देन वोल्टेज का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि है 150 वोल्ट। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा रिजल्ट, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 20 एम्पियर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो 20 किस ऑप्शन में है, एम्पियर ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक गर्म पिंडों और अणुओं द्वारा उत्पन्न होती है तो ब्लैंक आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। तो यह इंफ्रारेड जो होती है ये आपका जो है प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रणाली जिसमें दो समान और विपरीत आवेश एक सीमित दूरी से अलग होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव कहलाते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है किस चीज पर निर्भर करता है, तो ये आपका निर्भर करता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कॉमन एरा ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इन तीनों चीजों पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामग्री में स्थिर सापेक्ष पारगम्यता नहीं है, इट मीन्स विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स डज नॉट हैव अ कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये किस में नहीं है, तो लोह चुंबक में नहीं होता है, यानी फर्मेग्नेटिक में नहीं होता है, फॉरमैग्नेटिक में नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन एक न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों और ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, 2 एम्पलीफायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, वन after the other. The voltage gain of the both amplifier is 10 and 20. Calculate the output signal if the output signal is 0.01 volt. तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एम्पलीफायर का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे गिवन है 10 और सेकंड एम्पलीफायर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो कि है 20। तो यहाँ पे हमें टोटल वोल्टेज पूछ लिया है फाइंड करने। तो टोटल वोल्टेज को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो डेल V0 इक्वल टू आता है डेल VI इंटू AV1 इंटू AV2। ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यानी सारे रिजल्ट को अगर यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, तो बोलो शिक्षा मंत्री আমার দুর্নীতির আসল ষড়যন্ত্রী। चलिए यहाँ पे करते हैं, मतलब सारे वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका रिजल्ट है यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, इनपुट सिग्नल का वैल्यू जो है 0.01 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 20। तो इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी विल गेट जो है 2 वोल्ट। यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ लिया था कि कैलकुलेट द आउटपुट सिग्नल, तो सबका मल्टीप्लाई कर देना था, दोनों एम्पलीफायर का वोल्टेज का और आपका जो है इनपुट सिग्नल का, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाता है आपका जो है टोटल आउटपुट। यहाँ पे वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पे फाइंड हो जाता है।
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय ऊर्जा को एक प्रत्यावर्ती धारा सर्किट से एक या एक से अधिक अन्य सर्किट में स्थानांतरित करता या तो वोल्टेज बढ़ाता या कम करता। तो ये काम किसका है? तो ये काम वोल्टेज बढ़ाना घटाना ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, ट्रांसफार्मर ये परफॉर्म करता है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर? कौन सा जो है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑप्शन थर्ड में सिलिकॉन, जर्मेनियम बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही जो है सेमीकंडक्टर में आते हैं और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आयरन का नाभिक द्रव्यमान इतना है तो उसका परमाणु घनत्व क्या है? अगेन जो है एक न्यूमेरिकल है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पूछ लिया है द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85 यूनिट एंड A इक्वल टू 56। तो व्हाट इज द न्यूक्लियर डेंसिटी? तो यहाँ न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करना है। तो देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी को जो है यहाँ पे रो से डिनोट करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मास अपन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो मास अपन वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो मास जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे मास फाइंड करेंगे तो मास को यहाँ पे इसका जो है रिजल्ट आपका निकल के आएगा, बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे एटम के जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपका जो है मास ऑफ द न्यूक्लियंस एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ये आपका जो है यहाँ पे मास निकल के आएगा इस चीज से। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार आपका रिजल्ट आउटपुट निकल के आएगा। आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनने वाला है कि आपका रो से डिनोट कर रहे हैं आपका न्यूक्लियर डेंसिटी को, तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू A अपॉन 4/3 और पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। चलिए पाई नहीं लिखते हैं, उसका डेसिमल जो वैल्यू होता है 3.14, इसको वैल्यू पुट कर लेंगे एंड R0 क्यूब इंटू A आ जाएगा। तो A यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो वैल्यू है दोस्तों ये आपका डायरेक्टली वैल्यू होता है मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ जो आपका न्यूट्रॉन होता है, इसका वैल्यू ये डायरेक्ट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये इसका जो है मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू है। इस तरह से इसको अगर हम लोग यहाँ फर्दर कैलकुलेट करेंगे इस पूरे इक्वेशन को तो वी विल गेट, हमें मिलने वाला है 2.25 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो देख सकते हैं ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका आ जाएगा थर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है 2.29 है, तो ये वाला आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक और उसके घटकों के द्रव्यमान में अंतर डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका मास डिफेक्ट। क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन एलिमेंट डिड बोर यूज्ड इन मॉडल? तो बोर यूज्ड इन मॉडल यानी बोर के ने अपने मॉडल में किस मुख्य तत्व का प्रयोग किया? तो ये हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया था। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या दिए थे वो आपका किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तरंगों से सुपरसोनिक का सिद्धांत तब लागू होता है जब प्रकाश के 2 या 2 से अधिक स्रोत डैश बिंदु को रोशन करते हैं। तो कितने बिंदु को रोशन करते हैं? तो ये एक समान बिंदु को रोशन करते हैं, सेम को रोशन करते हैं, यानी सेम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डॉपलर प्रभाव तरंग का उदाहरण है? तो डॉपलर प्रभाव तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका एम्बुलेंस हो या दमकल गाड़ी, दोनों ही एक जो है सायरन की आवाज सुनाई देगी, यानी बोथ पिच ऑफ सायरन ऑन अ एम्बुलेंस और ऑन अ फायर इंजन, यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स से पूछा गया था। तो समझ सकते हैं लेवल को आप लोग समझ लिए होंगे। ये पूरी तरीके से जो है 11th और 12th के जो NCERT फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उससे जो है यहाँ पे पूछे गए हैं, और वो भी आपके जो है यहाँ पे देख लिए होंगे कि आपका जो है फिजिक्स का किस किस चैप्टर से आपके आए।